हेलो दोस्तों, एटीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। और मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप महाद्वीप। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो यूरोप महाद्वीप के विषय में करेंगे। इससे पहले के जो महाद्वीप है वो वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं दिए हैं तो उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी वीडियो क्रमबद्ध देखेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से तैयार हो जाएंगी। और ये केवल मैंने आपको बताया कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने जो सारी चीजें हैं वो आपको जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं केवल वही इन वीडियोस में कवर किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है मित्रों। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। और आज यूरोप महाद्वीप, तो देखिए यूरोप महाद्वीप की जब भी हम बात करेंगे तो इसका अगर कुल महाद्वीपों के हिसाब से देखें तो 6वां नंबर है। कौन सा नंबर है? तो 6वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6वां है। और आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इसके क्षेत्रफल को हम देखें तो 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो हमारे भूखंड का हम या ये कह सकते हैं कि जो हमारे विश्व का 6.7% भाग पर स्थित है, ठीक है मित्रों। अच्छा, इसके अलावा देखो, अगर इसकी हम बात करें यूरोप महाद्वीप की तो उत्तरी गोलार्ध का, किस गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना। लेकिन सभी महाद्वीपों में कभी पूछ लिया जाए कि सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, जिसको ओशिनिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। पर उत्तरी गोलार्ध में जिन लड़कों को समझ नहीं आया वो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 2 गोलार्ध हैं। इनमें से आप लोग जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इस तरफ पड़ने वाला है ये वाला, जो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये वाला नक्शा यहाँ पड़ने वाला है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध में इधर एशिया पड़ता है यूरोप के इधर, और इधर पड़ता है आपका अमेरिका। इधर वाला क्या है मित्रों? तो इधर है एशिया, ये यूरोप है, और इधर है आपका उत्तरी अमेरिका। तो ये पड़ते हैं इन तीनों में, ये सबसे छोटा है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में और सभी महाद्वीपों में जो सबसे छोटा है वो क्या है? यहाँ पड़ने वाला है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पड़ने वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। अगला देखो, इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप। तो इसका एक और नाम है प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। अब देखो ऐसा क्यों है, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है कि प्रायद्वीप आप लोग समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते वो समझ ले कि ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर पानी है, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है। कभी पूछ लिया जाए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं, आप वहां से इसको और ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है यूरोप को, क्योंकि इसके ये अधिकतर जो देश है, जैसे ये देश है यहाँ पे, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये देश है, इसके यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। एक ये देश है तो यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। मतलब इसके अधिकतर देश कैसे हैं? प्रायद्वीपीय देश हैं। ऐसे देश हैं जिनके 3 ओर पानी है, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कह दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, अगला देखिए, अगली अगर हम बात करते हैं इस विषय में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके जो चित्र दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर एशिया और यूरोप के मध्य में जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एशिया वाले में आप देखिए यूराल है, कैस्पियन है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस और काला सागर, और उसके बाद नीचे की तरफ भूमध्य सागर, ठीक है। मतलब एशिया से इतना पार्ट इसका टच होता है, ये वाला भाग एशिया से अलग होता है, ठीक है ना इसका। और इसके अलावा देखो दक्षिण में, तो पूरा दक्षिण में ये भूमध्य सागर है। जिनको वीडियोज में नहीं दिख पा रहा हो तो मित्रों नीचे की तरफ जो लिखा है वो भूमध्य सागर लिखा है, भूमध्य सागर लिखा है। तो इसके नीचे की तरफ भूमध्य सागर है। और अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर की तरफ, तो आप लोग देख पा रहे हैं आर्कटिक महासागर इसके उत्तर की तरफ है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पश्चिम में, तो अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में है। पूर्व में क्या क्या है वो पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। और देखो ये तीन ओर से, ये खुद भी एक प्रायद्वीप की तरह ही है, क्योंकि इसमें देखो पश्चिम में देख लो आप, इसके उत्तर में देख लो आप, इसके दक्षिण में देख लो, हर तरफ पानी है, ठीक है। इधर ये जो मिलता है वो एशिया से मिलता है, तो एक ही तरफ ही एशिया से मिलता है, बाकी इसके चारों ओर भी पानी है। इसके अलावा देखो आप छोटे छोटे ये लोग ये देख पा रहे हो जो द्वीप जैसे हैं, तो ये वाला पहला जो पड़ता है वो इंग्लैंड है ऊपर की ओर, इसमें स्कॉटलैंड है, और फिर इधर आयरलैंड है, ठीक है ना। अब तो ये दो भागों में बट गया, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा ये जो देश है, ये द्वीप है डेनमार्क के, ठीक है। तो यहाँ डेनमार्क है, और डेनमार्क से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनता है कि ये दूध के मामले में यूरोप में सबसे ज्यादा है, दूध के मामले में विशेष तौर पर गाय, इसे जो कहा जाता है वो गौशाला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेता है कि यूरोप की गौशाला किस देश को कहा जाता है, तो डेनमार्क। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, तो यूरोप की गौशाला कहा जाता है, ठीक है ना। और एक और विशेष बात है डेनमार्क की कि आप लोग जानते होंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है भाई, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है इधर ऊपर की तरफ है ग्रीनलैंड। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है मित्रों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये किस देश में माना जाता है, तो याद रखना डेनमार्क में। इसको जब पढ़ा जाता है तो इसको हम डेनमार्क में पढ़ते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा आप ऊपर की तरफ और देख पा रहे होंगे ये वाला आइसलैंड, ठीक है ना। आइसलैंड, तो देखो आइसलैंड दो विशेषताएं रखता है। एक तो आप लोग देख पा रहे हैं इसकी राजधानी है रेकजाविक, जिन लड़कों को दिख नहीं रहा है वो समझ सकते हैं, रेकजाविक इसकी राजधानी है। और मित्रों इसको कहा दिया जाता है कि ये सबसे उत्तरी राजधानी है। कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है तो पूछ लेता है कि विश्व में सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, तो उत्तरी जो राजधानी है वो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है, ठीक है ना। इसके अलावा आइसलैंड की एक और विशेषता है, और आइसलैंड की वो जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, तो वो है ये एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बना है सबसे पहले। हम ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1994 में ये 1894 में ये, ठीक है ना, ये लोकतंत्र बना था, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड की विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र क्या है, ये है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र पूछ लिया जाए तो ये आइसलैंड ही है, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र आइसलैंड, ठीक है ना। तो याद रखिए इसको। अच्छा, डेनमार्क से एक और क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग जानते होंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है, तो सही जवाब रहता है उसका वो है, उसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या नाम है उसका, तो उस गाय का नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या नाम है, होल्स्टीन फ्रीजियन। ये है गाय, ये विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, डेनमार्क में पाई जाती है गाय, ठीक है ना। और दूध देने की अगर बात करते हैं तो ये 60 लीटर तक दूध दे सकती है, ये अधिकतम मात्रा है 60 लीटर प्रतिदिन। 60 लीटर दूध प्रतिदिन देने की क्षमता है होल्स्टीन फ्रीजियन में, ठीक है। और यही कारण है कि जो डेनमार्क में जो डेयरी उद्योग है वहां पे जो प्रत्येक पशु का जो अगर औसतन दुग्ध अनुपात देखा जाता है तो वो 29.5 है, ठीक है। नहीं मतलब जितने भी पशु रहते हैं दुधारू, वो अगर एवरेज लगाएं तो 29.5 लीटर दूध प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। हालांकि अगर हम केवल दूध उत्पादन की बात करें तो भारत टॉप पर है, और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो अमेरिका का आता है, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो ये कुछ बातें थी यूरोप से। इसके अलावा देखो अब जब हम बात करते हैं इधर जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको देखो। तो देखो अगर हम यूरोप की बात करें कि कितने देश हैं कुल, यूरोप में कुल कितने देश हैं, तो कुल
कुल देश हैं यहाँ पे 44। कितने हैं? 44। हालांकि 50 देश हैं इसमें, 50 में से यूएनओ ने जो मान्यता दी है वो केवल 44 को दी है। 50 देशों में से यूएनओ की मान्यता कितने देश को मिली है? 44 को मिली है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूएनओ ने अब तक 195 देशों को मान्यता दी है। इनमें से यूरोप के कितने सम्मिलित हैं? तो 44 देश सम्मिलित हैं यूरोप के। ठीक है, अब हम छोटे बड़े की अगर बात करें तो देखो यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है, यहां से देखिए, सबसे बड़ा देश, यूरोप का सबसे बड़ा देश। अब मैंने कहा अगर बड़ा देश देखेंगे तो देखने के तरीके दो होते हैं, एक होता है क्षेत्रफल और दूसरा होता है जनसंख्या। आप लोग जानते हैं कि यहाँ यूरोप में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में जो बड़ा देश है वो है रूस। रूस विश्व में भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। रूस विश्व में भी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है ये आपका यूरोप में। ठीक है, अब देखो अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें कि यूरोप में जो सबसे छोटा देश है, तो यूरोप का जो सबसे छोटा देश है वो है आपका, ये भी दो तरह से पढ़ना है हमको, एक क्षेत्रफल में देखना है और एक देखना है जनसंख्या में। तो इन दोनों में ही सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये सबसे छोटा है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है और ये जब सबसे छोटा है तो इसीलिए यहाँ विश्व की सारी भाषाओं को मान्यता दी गई है वेटिकन सिटी में। ठीक है ना, वेटिकन सिटी विश्व का भी सबसे छोटा देश है। ये यूरोप का नहीं वरन विश्व का भी सबसे छोटा देश है और यहाँ पे सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है वेटिकन सिटी में। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं इसमें सर्वोच्च शिखर की, तो यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका काकेकस पर्वत पर एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस यहाँ का जो है, जिसको कहीं कहीं नाम एल्ब्रुज भी मिल जाएगा, वो सर्वोच्च शिखर है। हम सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें तो वो है माउंट, दिख नहीं रहा, एक मिनट, वो है आपका माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस ये सर्वोच्च शिखर है और ये कहां पे है? तो इसका पर्वत है काकेकस। काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत पर है ये माउंट एल्ब्रुस। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं कि ये कितना ऊंचा है माउंट एल्ब्रुस, तो इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। 5642 मीटर ऊंचाई है माउंट एल्ब्रुस की या माउंट एल्ब्रुज की। ठीक है मित्रों, अच्छा इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से पर्वत से कि यूरोप का हिमालय किसको कह दिया जाता है। तो अगला एक और पॉइंट देख लेना, एक क्वेश्चन और बन जाता है यूरोप का हिमालय। पूछ लेता है यूरोप का हिमालय किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो हिमालय है वो कह दिया जाता है आपका आल्प्स को। यूरोप का हिमालय आल्प्स पर्वत को कह दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि हिमालय और आल्प्स दोनों ही बलित पर्वतों के उदाहरण हैं भाई। ठीक है, तो यूरोप का हिमालय आल्प्स है, याद रखना पर्वतों से। अच्छा इसके अलावा एक और पर्वत की अगर बात करें यूरोप में तो वो भी यहाँ पे देख लो, वो है आपका ब्लैक पर्वत। ठीक है, नहीं कौन सा है आपका ब्लैक पर्वत, जिसको काला पर्वत कह दिया जाता है, ब्लैक पर्वत। ब्लैक पर्वत कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। और इसी ब्लैक पर्वत पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं? काले वन। काले वन जो पाए जाते हैं, आपको ऐसे पूछ लेगा कि किस देश में काले वन पाए जाते हैं, तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। और कभी पूछ ले कि काला पर्वत या ब्लैक पर्वत कहाँ है, तो वो जर्मनी में ही है। ब्लैक पर्वत पर ही काले वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है इनको। अगला अगर हम बात करते हैं नदी की, तो यहाँ की कई एक नदियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है वोल्गा। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी ये है आपकी वोल्गा। क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। और वोल्गा की अगर लंबाई की बात करें तो ये है आपकी 3530 किलोमीटर। 3530
30 किलोमीटर में ये वोल्गा नदी बहती है, ठीक है ना। वोल्गा कहाँ है, तो रूस में है वोल्गा। कहाँ बहती है, किस देश में बहती है, तो रूस में बहती है वोल्गा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूरोप की और भी नदियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनको और देखिएगा एक बार। जैसे आपको पूछा जाता है कि व्यस्त नदी कौन सी है ना, आपको पूछेगा सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो जो सबसे व्यस्त नदी है वो है आपकी राइन। कौन सी नदी है, राइन नदी। ये यूरोप ही नहीं, विश्व में भी सबसे व्यस्त नदी है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है, और उसका कारण क्या है, तो इसमें यूरोप में कोयले का जो खनन होता है, तो कोयले का आवागमन राइन नदी से ही होता है, ठीक है ना, इसलिए सबसे व्यस्त है और कई बार एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है। अगला देखो मित्रों, एक और नदी है और वो नदी का नाम है पो नदी। एक और नदी है यूरोप में प्रसिद्ध और उस नदी का नाम क्या है, पो नदी। ये पो नदी बहती है इटली में। कहाँ बहती है, इटली में बहती है, और इसकी विशेषता है कि पो नदी को कहा जाता है यूरोप की गंगा। क्या कह दिया जाता है, यूरोप की गंगा कह दिया जाता है पो नदी को। इसका कारण है कि ये आल्प्स से निकलती है। आल्प्स को कह दिया जाता है हिमालय, यूरोप का हिमालय, इसको कह दिया जाता है पो नदी को यूरोप की गंगा, और इटली को कह दिया जाता है यूरोप का भारत। इटली को क्या कह दिया जाता है, तो इटली को कह दिया जाता है यूरोप का भारत। यूरोप का भारत, उसका कारण है, कारण जानिए। यूरोप का भारत इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि भारत एक कृषि संपन्न देश है और इटली भी एक कृषि संपन्न देश है, ठीक है। मतलब यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, इसलिए इसकी तुलना जो है वो भारत से कर दी गई है, ठीक है। अच्छा मित्रों, इसके अलावा एक और नदी है, वो नदी है डेन्यूब। बहुत प्रसिद्ध नदी है डेन्यूब, इसको भी देखिए, डेन्यूब नदी। ये विश्व की एक ऐसी नदी है डेन्यूब जिसके किनारे 10 देश, विश्व के 10 देश बसे हुए हैं। ये विश्व के 10 देशों से बहती है, विश्व के 10 देशों से बहती है ये, ठीक है ना। तो खुद में बड़ी बात है कि विश्व के 10 देशों से बहती है। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता है कि 4 राजधानियां इसके किनारे स्थित हैं। 4 राजधानियां इसके किनारे पर बसी हुई हैं, डेन्यूब के किनारे पर। डेन्यूब के किनारे पर बसी हुई हैं 4 राजधानियां। कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो देखो मैं इधर लिखता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए भैया, 4 राजधानियों की अगर बात करें तो सबसे पहले है बुडापेस्ट। सबसे जो पहले राजधानी है वो कौन सी है, तो बुडापेस्ट है सबसे पहले। ध्यान दीजिए, पहली राजधानी देखो, पहली है बुडापेस्ट, दूसरी है बुखारेस्ट, तीसरी है बिलग्रेड, चौथी है वियना, ठीक है, या बयाना लिखा होगा कहीं कहीं। अब देखो ये किस किस देश की हैं वो भी देख लो, देशों को और देख लेते हैं। तो देखो भाई, बुडापेस्ट है हंगरी की, और बुखारेस्ट है रोमानिया की, उसके अलावा आपका बिलग्रेड सर्बिया की है, बिलग्रेड सर्बिया, और वियना ऑस्ट्रिया। वियना है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई, ये है ऑस्ट्रिया। क्या है, ऑस्ट्रिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं डेन्यूब के किनारे 4 राजधानियां बसी हुई हैं। उसके अलावा 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है, विश्व की ऐसा करने वाली एकमात्र नदी है डेन्यूब नदी, जो कहां बहती है, आपका यूरोप में। जो कहां बहती है, तो यूरोप में बहती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका मरुस्थल की। अगला जो पॉइंट है मरुस्थल है। तो मरुस्थलों की अगर हम बात करें मित्रों, तो देखो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। आप लोग जानते हैं कि सभी महाद्वीपों में कोई न कोई मरुस्थल है,
पर ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां मरुस्थल नहीं है। याद रखिए इसको। तो हम कह सकते हैं एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है, या कोई मरुस्थल नहीं है। तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, याद रहेगा आसानी से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें मित्रों तो हम करते हैं घास के मैदानों की बात। ठीक है। तो यूरोप में जब एक भी मरुस्थल नहीं है तो जाहिर सी बात है हरियाली होगी, तो घास तो पाई जाती होंगी। तो यहाँ के जो घास के मैदान हैं वो दो तरह से पढ़ते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं पुस्ताज और एक होते हैं स्टेपीज। तो पुस्ताज या पुस्ताज लिखा होगा, पुस्ताज और स्टेपीज यूरोप के घास के मैदान हैं। ठीक है मित्रों। अच्छा, इसके अलावा घास के मैदानों के अलावा अगर हम बात करें तो इसकी और भी प्रसिद्ध बातें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे देखो, पहला पॉइंट बताता हूं आपको पूछा जाता है विश्व का सबसे सुंदर नगर। विश्व का सबसे सुंदर नगर, तो विश्व का जो सबसे सुंदर नगर है वो है आपका पेरिस। पेरिस विश्व का सबसे सुंदर नगर है और ये आप लोग जानते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की बात करें तो एग्जाम में पूछ लेता है कि सुरा और सुंदरियों का देश। सुरा और सुंदरियों का देश, सुरा शराब को कहते हैं, सुंदरी समझते हैं आप लोग। सुरा और सुंदरियों का देश, तो मित्रों सुरा और सुंदरियों का जो देश कहा जाता है वो है आपका फ्रांस। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि फ्रांस में कई एक मुख्यालय भी हैं। अरे आप लोग जानते होंगे कि जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका पेरिस फ्रांस में ही है। ठीक है। अगला देखो, अगली अगर बात करें तो यूरोप के खेल का मैदान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोप के खेल का मैदान, खेल का मैदान। तो यूरोप के जो खेल का मैदान है किस देश को कहा जाता है, वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप के खेल का मैदान। और देखो एक बात और बताता हूं कि यूरोप ही विश्व का स्विट्जरलैंड ही विश्व का एकमात्र देश है जहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है ना। अगर हम ज्यादा की बात करें तो आप लोग जानते हैं रूस 6 वर्ष होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, इंडिया में 5 वर्ष होता है, और स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। ठीक है नहीं। इसके अलावा विश्व की एक प्रसिद्ध बैंक और यहाँ स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए वो बैंक का क्या नाम है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है और जहां लगभग सभी देशों के बड़े बड़े नेताओं के खाते हैं। ठीक है। सरकार जब बनी थी तो काला धन लाने की जो बात हुई थी या जो काला धन होता है वो अधिकतर उसी बैंक में होता है। तो नाम मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए वो कौन सी बैंक है। अगला देखिए मित्रों, अगला अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के अलावा यहाँ पे बारूद का पीपा, ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप का बारूद का पीपा या यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप का बारूद का पीपा, यूरोप में बारूद का पीपा या यूरोप का बारूद पीपा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाल्कन को। किसे कहा जाता है, बाल्कन। अब देखो बाल्कन कोई देश नहीं है, बाल्कन एक संघ का नाम है। बाल्कन क्या है, तो बाल्कन एक संघ का नाम है और इस बाल्कन संघ में कई देश आते हैं, जैसे यूनान है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। ठीक है नहीं। बाल्कन कोई देश नहीं है, ये बाल्कन एक संघ है। ठीक है ना। इसमें मैंने बताया अभी आपको कई देश आते हैं, जैसे सर्बिया इसी का अंग है, इसमें सर्बिया आता है आपका, इसमें रोमानिया आता है आपका, इसमें बुल्गारिया आता है आपका। ठीक है नहीं। तो ऐसे कई एक देश इसमें आते हैं, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब बाल्कन संघ के ही देश हैं। ठीक है नहीं। और इसको बारूद का पीपा इसलिए भी कह दिया जाता है कि अधिकतर जो विस्फोटक हैं वो विस्फोटक की खाने यहाँ सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया इसी तरफ पाई जाती है, इसीलिए इसको बारूद का पीपा कह दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि विश्व में
सबसे ज्यादा झीलें, या हम ये कहते हैं कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो जो झीलों का देश है आप लोग सभी जानते होंगे, झीलों का देश फिनलैंड है। कौन सा है भाई? झीलों का देश है फिनलैंड, जो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो किस महाद्वीप में पड़ता है? तो वो कौन सा महाद्वीप है आपका? तो महाद्वीप है यूरोप। फिनलैंड कहाँ पड़ता है? तो फिनलैंड पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विश्व का जो अन्न भंडारण है, एक और पॉइंट इसमें देखिए, इधर लिख देता हूं। एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व का अन्न भंडारण या विश्व की रोटी की डलिया, ठीक है ना, विश्व का अन्न भंडारण या क्या कहेंगे, ऐसे दो तरह से कह सकते हैं इसको। आप कहिए विश्व का अन्न भंडारण, या इसको कह सकते हैं विश्व की रोटी की डलिया। विश्व की रोटी की डलिया। तो जो अन्न भंडारण या रोटी की डलिया है, तो वो एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन क्या है कि यहाँ कई एक नदियां यहाँ से होकर निकलती हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो दोआब क्षेत्र बन जाते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र दोआब क्षेत्र होते हैं, और उस दोआब में बहुत अच्छी फसल होती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे गेहूं उगाया जाता है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? इसको कह दिया जाता है विश्व की रोटी की डलिया कह दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि विश्व का पहला परमाणु बैंक, विश्व का जो पहला परमाणु बैंक था वो कहां पे स्थापित किया गया? तो देखिएगा इसमें विश्व का पहला परमाणु बैंक जो बनाया गया वो कहां पे बनाया गया? तो वो साइबेरिया रूस में बनाया गया था। कहां था? साइबेरिया रूस में। ठीक है ना, साइबेरिया रूस में बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, साइबेरिया रूस से देखो एक क्वेश्चन बहुत आता है, साइबेरियन क्रेन, नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। साइबेरियन क्रेन पूछा जाता है कि वो भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो साइबेरियन जो क्रेन होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं, ठंडा इलाका है। और साइबेरियन क्रेन किस मौसम में आएंगे? तो ठंड में ही आते हैं यहाँ पे। और कहाँ आते हैं? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आते हैं। ठीक है मित्रों, तो यूरोप से एग्जाम में जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने सबको कवर किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आएगी। ठीक है नहीं, और वीडियोज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पिछले वीडियो भी आप लोग देख लें और नोट्स बनाते रहिए। हाँ, एक और बात, जो पीईटी की डेट है वो बढ़ गई है, आप लोग जानकारी कर लीजिए। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो आप सभी फॉर्म में अप्लाई कर दें, क्योंकि आप यूपी SSSC की भर्तियां तभी देख पाएंगे जब आप पैट पास कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी बातों का ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ, लाइक बनाओ, HPGS जोन।